इतना अच्छा सिस्टम है, बिना पैसे लगाए होता है। ये सुनो, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, आपको कुछ नया नहीं करना, वही चीजें हैं जो पहले करते थे, बातें करनी है, प्रोडक्ट यूज करना है। ये सुन लो, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मिलते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है, 10 से लेके 20% आपको डिस्काउंट मिलता है, 2 से लेके 45% आपके अकाउंट पे भी वापस आता है, हर 6 महीने के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट आता है, उसके बाद जिंदगी बदलने वाला एक सिस्टम आपको मिलता है, जहां पे आप अगर इसको शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी एकदम 180 के कोण से बदल सकती है। ये सुनो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नुकसान कुछ नहीं है। फिर भी ईमानदारी से बताइए, ये सारी चीज समझने के बाद जब आप इंसानों के पास जाते हो प्लान दिखाने के लिए, क्या लोगों को समझ में आ जाता आसानी से? नहीं आता ना? क्यों क्यों नहीं आता? यस, क्योंकि आप इंसानों को प्लान दिखाते हो। अब आप सोच रहे हो कि तो क्या सर गधों को प्लान दिखाना? नहीं, इसको समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूं। अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई ना तो आप हार नहीं मानोगे। देखिए, आरसिम बिजनेस में, आरसिम सिस्टम में, इस अभियान के अंदर ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे मैंने भी किया था आपसे 10 साल पहले। मिलते हैं? मैंने भी किया था 5 साल पहले। मिलते हैं? कुछ नहीं होता। हेलो, उसका कारण क्या है कि बेचारे ने थोड़ी सी कोशिश की, कुछ इंसानों को प्लान दिखाई और उन इंसानों ने मना कर दिया और उसकी हवाएं निकल गई, कुछ जुड़ता ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और वो फिर कहते हैं नहीं कोई फायदा नहीं इस काम में। ये सब नो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन आज मैं चाहता हूं, मेरे पास जिम्मेवारी लगाई सर ने और सब लोग बोल रहे हैं कि भी रॉयल्टी की बाढ़ आ जाए, ऐसा कुछ कीजिए, है ना? तो भाई रॉयल्टी तक पहुंचोगे तब तक टिकोगे तो बाढ़ आएगी ना। प्रॉब्लम क्या है कि रॉयल्टी से पहले आप लोगों को इतने इंसान टकराते हैं जो आपको मना करते हैं, वो आपको रॉयल्टी तक पहुंचने ही नहीं देते, पहले ही बैठ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अब सच्चाई तो ये है सर, गधों को प्लान नहीं दिखानी, दिखानी तो इंसानों को है, ये बात तो सच है। पर रॉयल्टी तक टिकोगे कैसे? जब ह्यूमन नेचर को समझ पाओगे। ध्यान से समझना, आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी। अगर कोई व्यक्ति का जॉब ऐसा है कि उनको क्रोकोडाइल के साथ काम करना है जू के अंदर, तो उसको क्रोकोडाइल का नेचर समझना पड़ता है। ये सुनो, कोई रेप्टाइल के साथ काम करना चाहता है, सांप बिच्छू के साथ, तो उनका नेचर समझना पड़ता है। ये सुनो, कोई हाथियों के साथ काम करता है तो हाथियों को समझना पड़ेगा, तभी नहीं तो उठा के पटक देंगे उसको। यस, तो हमें इंसानों के साथ काम करना है यार, तो क्या हमें इंसानों का स्वभाव नहीं समझना चाहिए? इंसानों का स्वभाव है ना करना। हेलो, अगर कोई ना करता है ना तो आपकी हवा नहीं निकलनी चाहिए। मेरे को ईमानदारी से बताइए, हम इंसान, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, हमने कब एकदम से हाँ की? एक उदाहरण देता हूं, आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? हाथ खड़ा करें। और वह बहुत लोग हैं, मैं भी हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब मेरे को ईमानदारी से एक बात बताइए, नीचे कर लें यार। अब मैं उन लोगों का हाथ खड़ा करवाना चाहता हूं जिनके सामने पहली बार शादी का प्लान दिखाया गया। समझ, लेडीज और जेंट्स सब पे लागू होता है, ध्यान से सुनना मेरा सवाल। जिनके सामने पहली बार शादी का प्रस्ताव रखा गया था या प्लान दिखाया गया था आपको आपके माता पिता या रिश्तेदार के द्वारा, और यह कहा था कि आपके लिए ये लड़का है या ये लड़की है, हेलो, हमने चुना है और हम आपकी शादी करने वाले हैं। हेलो, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसे ये प्लान आपने देखा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्लान देखते ये कहा हाँ कर दो मेरी शादी, मैं शादी के लिए तैयार हूं। हाथ खड़ा कीजिए एक बार, है ऐसा कोई? एक व्यक्ति है। हेलो, जोरदार ताली। असक्सम केस इज एवरीवेयर। हेलो, एक व्यक्ति हमारे बीच में है, यानी कि लगभग 400-500 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा मिला जो इसने प्लान देखते ही कहा यस। इसका मतलब 500 लोगों को प्लान दिखाओगे तो एक तो मिल ही जाएगा। बाकी सब लोगों ने मना किया, किया नहीं किया? मैंने भी किया था।
मैं तो घर से भाग गया था, एक सप्ताह तक आया नहीं था। दिल्ली में पढ़ता था, मेरे को पता चला, मेरे भाई ने बताया कि भाई तेरे को देखने वाले आए हुए हैं, प्लान दिखाने के लिए आए हैं, फंसाएंगे तेरे को। और मैं क्या हुआ, मैं पहुंचा ही नहीं। गोहाना का हूं मैं, गोहाना में मेरे चाचा जी दादाजी वगैरह रहते हैं, दोस्त हैं, वहीं रह गया, जींद गया ही नहीं मैं। हेलो, वहीं से वापस आ गया। लेकिन मेरे ससुर जी भी ससुर जी थे। हेलो, उनको पता था कि सैटरडे संडे को आता, अगले संडे फिर आ गए, पूरी फील्डिंग लगा दी एक अच्छे डायरेक्ट सेलर की तरह। हेलो, फिर धर पकड़ा मेरे को, फिर प्लान दिखा दिया मेरे को पूरा। फिर मैं ऊपर बैठे थे कमरे में, मैं मेरे ससुर जी के पास गया, मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे को ये प्लान पसंद नहीं आया, मैं शादी नहीं करने वाला हूं। तो उन्होंने कहा भी कि अपने माँ बाप को समझाओ ये बात। हमें नहीं। तो कुल मिला के आखिर में काम हो गया मेरा। हेलो, तो ये ऐसा नहीं कि मेरी स्टोरी है, सबकी स्टोरी है ये, सुनो, सब लोगों का। यानी कि इसका मतलब यह है कि इंसान स्टार्टिंग में हर चीज को मना करते हैं। हेलो, इसीलिए वो गाना पॉपुलर हो गया जो आपने सुना होगा, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। इंसान बोलना भी ना सीखता है पहले, है ना? हाँ, कोई नहीं सीखता, ना 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 करता है। आपको पता है, देखिए अभी कुछ समय पहले 15 अगस्त 1947, सॉरी 15 अगस्त का दिन हमने सेलिब्रेट किया। क्यों किया? देश आजाद हुआ था यार, मैंने भूल गया क्या, देश आजाद हुआ था इसलिए सेलिब्रेट किया। सरकार ने स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया कि 75 साल पूरे हो गए। अमृत महोत्सव, है ना? स्वर्ण जयंती भी मनाया, अमृत महोत्सव भी मनाया, मतलब घर घर तिरंगा और पता नहीं कितने तरह के प्रोजेक्ट कर दिए, हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया इस सेलिब्रेशन के लिए। क्या आजादी बहुत अच्छी चीज है? यस, अच्छी चीज है यार, क्यों बात? आजादी अच्छी है तभी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यस और नो? अगर इतनी ही अच्छी है तो फिर 200 साल क्यों लगे? थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। Why 200 years? क्या 200 साल में हम इंसानों को समझ में नहीं आया कि चंद मुट्ठी भर अंग्रेज लोग हमारे को लूटते हैं, शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं? हेलो, 200 साल सर, वाई? लेकिन आया, और पता क्या है आया? जिन लोगों की समझ में आया। एक ह्यूमन नेचर और बताता हूं आपको। इंसानों की आदत है, इंसानों को बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती। हमेशा कुछ लोगों को समझ में आती है, और वो कुछ लोग बहुत ज्यादा लोगों को समझाते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती, इतने को आती है। और इतने लोग मिलकर इतने को समझाते हैं, इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। और इतने लोग मिलकर इतने को समझाएंगे, इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। और इतने लोग मिलकर इतने को समझाएंगे, इतने को समझ में नहीं आएगी, इतने को आएगी। इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। इसको औसत का सिद्धांत बोलते हैं। समझ गए? देश की राजनीतिक आजादी की बात भी कुछ लोगों को समझ में आई थी, और वो भी आपकी तरह और हमारी तरह लोगों के घर घर जाके प्लान दिखाते थे। इसी तरह से प्लान दिखाते थे जैसे उन सर ने आपको आरसीएम का प्लान दिखाया। वो भी कहते थे कि ये चंद मुट्ठी भर बिचौलिया, मतलब सॉरी बिचौलिया नहीं, अंग्रेज लोग, हेलो, हमारे का शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। आओ हमारे प्लान को ज्वाइन करो, हमारे को संगठित करो, हम मजबूत बनेंगे, आप हमारा संगठन ज्वाइन करो और हम इस देश को राजनीतिक आजादी दिलाएंगे। ऐसा प्लान दिखाया जाता था। और जिसको प्लान दिखाया जाता था वो क्या बोलता था? हाँ, ज्वाइन करता हूं। वो उल्टा उसी को समझाता था। अच्छा तू दिखाएगा? नहीं, ऐसा कहता था, अच्छा तू दिलाएगा आजादी, चुपचाप घर में बैठ जा, ये अंग्रेज गोली मारेंगे तेरे को, फांसी पे चढ़ा देंगे, खाना पानी भेज देंगे। उल्टा उसी को प्लान दिखा देते थे। हेलो, और उसको नहीं, उसके माँ बाप को समझा देते थे, तेरा बेटा तो गया, समझा लो उसको, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। और ऐसा ही आरसीएम के साथ होता है, ये सुनना। लेकिन याद रखें, इंसानों के लिए एक बात सच है, इंसानों को हमेशा इंसानों ने हर नई चीज का विरोध किया है, पर इतिहास गवाह है विरोध कभी भी नहीं जीता, हमेशा परिवर्तन ही जीतता है। आरसीएम का जो सिस्टम है, व्हाट इज आरसीएम? आरसीएम की फुल फॉर्म है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। क्या है? इट्स अ चेंज, बदलाव है। इस चीज में खरीदारी करने के तरीके में बदलाव, यही तो है। और बदलाव इस सृष्टि का नियम है।
बहुत पहले खरीदारी का तरीका होता था, सामान के बदले में सामान लिया जाता था। किसी जमाने में ऐसा ही होता था। उस जमाने में ये नोट नहीं होते थे, करेंसी नहीं होती थी। मैं गेहूं उगाता हूं, ये चावल उगाते हैं, मुझे चावल चाहिए, मैं गेहूं देता था, चावल ले लेता था। हेलो, कोई आदमी कपड़ा बनाता था, कोई आदमी फर्नीचर बनाता था, किसी को फर्नीचर चाहिए था, कपड़ा देता था, फर्नीचर लेता। इसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। तो बहुत पहले की बात है। धीरे 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 ये बाजार आगे बढ़ा। तो फिर इतिहास है, वैसे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। उसके बाद ये हुआ कि यार हर चीज को कुछ लोगों को समझ में आया, हर चीज को हर चीज के बदले में कैसे बदल सकते हैं, हर चीज की वैल्यू अलग अलग है। हेलो, तो वैल्यू बेस्ड चीज करने के लिए करेंसी नाम की चीज चलवाई गई। पर करेंसी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि पहले तो ना ही करेंगे सब लोग। हेलो, नहीं, अगर कोई आदमी करेंसी लेके जाता था, उसको कहता था कि ये लो जी, इसके बदले में ये दे दो, ना 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 ये नहीं चलेगी, सामान दो। इस करेंसी को पॉपुलर करने के लिए सोने चांदी के सिक्के बनाए गए, पता ना आप लोगों को। वो अपने आप में कीमती चीज होती थी, तो इसलिए धीरे धीरे प्रचलन में आ गई। उसके बाद आज पूरे वर्ल्ड की करेंसी कागज के ऊपर है। हेलो, कागज क्या रेट है, कितने रुपए किलो होता है? हाँ, अगर मेरे हाथ में 500 का नोट हो तो कितने किलो का होगा, समझ गए? यानी आज पूरे वर्ल्ड की करेंसी कागज के ऊपर है। और आज अगर कोई सामान के बदले में सामान लेना चाहे, हो जाएगा क्या? आपके घर पे टमाटर बचे हुए हैं, सब्जी वाला आ जाए, वो कह रहा हो आलू ले लो, प्याज ले लो, और आप टमाटर लेके जाओ, ले लो टमाटर, ले लो प्याज, ले देगा नहीं, करेंसी चाहिए। तो परिवर्तन हुआ ना। जब ये करेंसी आई ना सर, तो उस समय WCM का जन्म हुआ, जो आपको प्लान में दिखाया गया था, दिखाया हुआ ना सर आप। WCM का मतलब है रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का गलत तरीका। इसको ध्यान से समझना सर। मैन्युफैक्चर से लेके हम कंज्यूमर तक कुछ मिडलमैन पैदा हो गए, बिचौलिए पैदा हो गए। इसको हम लोग WCM बोलते हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का गलत तरीका। और ये तरीका जब चला तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई, और ये समस्याएं कुछ लोगों की समझ में आई, ये गलत है। जैसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में नहीं आती थी, ऐसे ही ये WCM भी कुछ लोगों को समझ में आया कि ये गलत है। क्योंकि कोई भी चीज यहां से चलती है, यहां तक पहुंचती है, तो पहली बार तो 50% एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। यस, और सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि चंद मुट्ठी भर बिचौलिए लोग डुप्लीकेट क्रिएट करके सप्लाई करते हैं, क्योंकि सबका अधिकतम मुनाफा कमाना ही उद्देश्य होता है। यस, जिसकी वजह से ये जो एंड कस्टमर है, इसके घर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट आता है, और प्रोडक्ट अगर 10 रुपए का चलता है तो कम से कम 20 का यहाँ पे पहुंचता है, यानी 20 रुपए देने के बाद भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट। तो ये चीज कुछ लोगों को समझ में आई कि इसको चेंज किया जाए, और मिडलमैन को हटा के डायरेक्ट प्रोडक्ट देने का सिस्टम चलाया गया। इसको बोलते हैं RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सिस्टम। आज आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों के सामने लेके जाते हैं। आसानी से समझ में आ जाएगा, नई चीज है, आज तक ही नहीं आया कभी। मैं बहुत सी चीजों का एग्जांपल दे सकता हूँ। ये बिजली है जिसे माइक चलता है, ये पहली बार नहीं समझ में आई। 150, 200 घरों के गांव में अगर कोई सरकारी कर्मचारी पहुंचता था कनेक्शन देने के लिए, तो लोग लठ उठा लेते थे, हमारे गांव में मत घुसे। और कोई एक आध आप जैसा समझदार आदमी कनेक्शन ले लेता था, तो उसको सारे लोग कहते थे मरवाएगा साला सबको, खेतों में आग लगा देगी बिजली, तो करंट मार देगी, लोगों को मार देगी, करंट मारती है। तो ऐसा होता था ना। ये पुराने टाइम की बात है, शायद आपने नहीं देखा होगा। ऐसा होता था कि लोग गांव में कनेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते थे। क्या बिजली ने करंट मारना बंद कर दी? क्या आग लगाना बंद कर दिया? आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आगजनी का कारण बिजली है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने बिजली ज्वाइन ना की हो? सबने ज्वाइन कर ली, कोई नहीं बचा। इसका मतलब परिवर्तन सृष्टि का नियम है, होके रहेगा। ये सुनो, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। ये सर आने वाली सदी का सबसे बड़ा सिस्टम है, जिस सिस्टम को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। यस, ये होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। लोगों की आदत है, वो मना करते रहेंगे। देश की राजनीतिक आजादी को 200 साल लगे थे। उस समय भी मीटिंग, सेमिनार, इवेंट होते थे, उस समय भी प्लान दिखाया जाता था। उस समय बहुत सी रिस्ट्रिक्शन थी। ऐसे मीटिंग सेमिनार होते थे जंगलों में या पहाड़ियों में। हेलो, अब हम आजाद देश में रहते हैं तो ओपन सेमिनार करते हैं। यस नो, तो हमें 200 साल नहीं लगेंगे, पहले ही आजाद कर देंगे। हेलो, तैयार है? अभी हमें कितना टाइम हुआ RCM में? हेलो,
मात्र 23-24 साल, 23-24 साल का बच्चा है और 23-24 साल में हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल खड़े कर दिए इस सिस्टम ने। तो आप सोचो कि जब 50 साल होंगे, जब 100 साल होंगे, तब हम कहां होंगे। यस, पूरे वर्ल्ड में ये जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग, इसको ध्यान से समझना। पूरी दुनिया में ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से माल जो पहुंचता है, पूरे वर्ल्ड में लगभग 100 साल से काम कर रहा है। सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे विकसित देश कहा जाता है, जानते हैं आप सब लोग। उसके विकसित देश होने पे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बिग रीजन, मतलब मैं अपनी भाषा में बोलूंगा क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में, हम इसी इंडस्ट्री की बात करेंगे। इसके बहुत से कारण है कि ये दुनिया का सबसे विकसित देश है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये डायरेक्ट सेलिंग में भी वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है। हेलो, 100 साल से वहां पे लोग प्लान दिखा रहे हैं, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के, जैसे हम आपको भारत में समझा रहे हैं। 100 साल हो गए, आज भी वहां पे सेमिनार होते हैं, और ये वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंट्री है ये डायरेक्ट सेलिंग में। हम अमेरिका में नहीं रहते, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में लगभग 27-28 साल हुए, आरसीएम को 23-24 साल हुए। वैसे अमेरिका की एक कंपनी ने हिंदुस्तान में आके लगभग 27-28 साल पहले शुरुआत की थी। हेलो, इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से सामान देने वाले कॉन्सेप्ट की। ये तो मेरा 23 साल का 24 साल का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, मेरा नॉलेज जो है मुझे उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। अदरवाइज मेरी स्टोरी मैं आपको बता रहा था, लेकिन क्योंकि इतना साल हो गया, इतना समय हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब 27-28 साल हुए और यहां 100 साल हुए। कई लोगों को ऐसा लगता होगा आप में से, या आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो शायद आपको ये बोलते हैं कि जी विजय विरोधिया जी तो इसलिए कामयाब हो गए कि ये 23 साल पहले ज्वाइन हो गए थे। अगर मिलते हैं ना, या वत्स साहब तो इसलिए आज करोड़ मतलब इस सिस्टम में इतने आगे पहुंच गए क्योंकि इन्होंने 23 साल पहले ज्वाइन किया था। या आप रामकिशन जी की या किसी की भी आप नाम लोगे सीनियर अपलाइन का, तो वो यही बोलेंगे। बोलते हैं ना बहुत से लोग, बहुत लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है सर, ये तो जब मेरे को 2 साल हुए थे ना, तब भी लोग बोलते थे कि आप तो, या जब 5 साल हुए थे जब मैं इस सिस्टम में स्टार एमराल्ड अचीवर पहुंचा या रूबी अचीवर और स्टार रूबी पहुंचा, उस समय भी लोग बोलते थे। और वो ऐसे ही बोलते रह गए, वो बेचारे आज भी वहीं के वहीं पड़े हैं और हम यहाँ ट्रांसफायर हो गए। हेलो अब मैं हकीकत आपको बताता हूं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है अमेरिका में 100 साल पहले शुरू हुई। आपको क्या लगता है कि आज अमेरिका में क्या पोजीशन होगी? मैं बताऊं, इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से, इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से अमेरिका में अभी 18% बिजनेस होता है। यानी कि 18% की खरीदारी आज डायरेक्ट सेलिंग से होती है, बाकी 82% की खरीदारी आज भी WCM से होती है, जबकि 100 साल हो गए। और वहां के बड़े बड़े लीडर्स आज भी वहां चिल्ला चिल्ला के हमारी तरफ बताते हैं, अरे अभी तो सिर्फ 18% हुआ है, अभी तो ये सिस्टम शुरू भी नहीं हुआ, 82% बाकी है। समझ गए? और वो सही कह रहे हैं। अब आप सोचोगे सर अमेरिका का हमें क्या लेना देना, लेकिन विजन भारत का तो लेना देना है। भारत में सिर्फ 27 साल हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ आरसिंग की बात नहीं कर रहा। और भारत में अभी 0.0002% का डाटा है, यानी आधा % भी खरीदारी डायरेक्ट सेलिंग से नहीं होती, जबकि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है। आप ये सोचो कि जिस दिन ये परसेंटेज 1% पे भी पहुंच गई तो आपकी इनकम क्या होगी? हेलो, लेकिन उस समय तक टिकोगे तभी ना। यस, जिस समय ये 5% होगी तो आपकी इनकम क्या होगी? जिस समय ये टर्नओवर 10% पे होगा तो आपका टर्नओवर क्या होगा? ग्लोबली अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग का आज ये पोजीशन है कि मोर देन 1000 पीपल अराउंड द ग्लोब, आपके और मेरे जैसे जो पहले आम आदमी थे, हेलो, आपके और मेरे जैसे लोग जो पहले आम आदमी थे, इसी तरह से सेमिनारों में बैठ बैठ के उन्होंने सीखा, और वैसे लोग इस सिस्टम में इन 100 सालों में
इस लेवल तक पहुंच गए कि उन लोगों के अपने खुद के हवाई जहाज हैं। 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हो चुके हैं। और मजे की बात, अभी रुको, इससे भी बड़ी खुशखबरी यह है कि ये जो 1000 से ज्यादा लोग जिनके अपने अपने हवाई जहाज हो चुके हैं, मैं ऐसे मिला हूं उनसे, बहुत से लोगों से ऐसे हाथ मिलाया मैंने, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूं। तो मैं कई बार नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स में बैठने का मौका मिलता है। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, खुशखबरी यह है कि उनमें से एक भी भारत में नहीं। स्कोप बहुत है ये सुन, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा बाजार भारत है। हेलो, पूरा विश्व भारत की तरफ देखता कि काश यहां व्यापार करने का मौका मिल जाए। और आप तो भारत में पैदा हुए हो यार, इतना ही व्यापार बड़ा कर लो। हेलो, तो रायचंद्रों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा बस। रायचंद मतलब ये ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, हाँ मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता। हेलो, लोगों की आदत है नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। और मैं गारंटी देता हूं अगर आप लगे रहो, एवरेज से रिजल्ट आएंगे। आपको एक ही काम करना है सर, बता दूं राज, अभी कई लोग मुझे मिले थे बाहर, वो पूछ रहे थे कि सर कोई मंत्र दो, कामयाबी का मंत्र दो। बहुत लोग मिलते रहते हैं, अब ले लो मंत्र, दे देता हूं। विजय विरोधिया क्या था, आज कहां पहुंच गया, मैंने आपको बताया ना। मैंने जब 8 फरवरी सन 2001 को ज्वाइन किया, प्लान नहीं समझ में आया था। और ये सारी चीजें जो मैं अब आपको बता रहा हूं, ये उस समय किसी ने नहीं बताई थी। ये तो मेरा इतने दिनों का अनुभव है, बिना प्लान समझे, सिर्फ इसलिए मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। एक बार ये चीज बता दो, फिर वहीं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं यही बताने वाला था। उसके बाद मेरा ट्रैक थोड़ा सा चेंज हो गया। आप सोच रहे हो कि ज्वाइन कैसे किया। हेलो, बता दूं, क्योंकि जब मेरे को प्लान दिखा रहे थे ना सुरेंद्र जी, हेलो नाम ही आ गया यार, अब तो तालियां बजा दो फिर तो। सुरेंद्र वस जी ने मुझे प्लान दिखाया था। और सुरेंद्र जी वस आज हिंदुस्तान में आरसिम के डायमंड है। अब ना सिर्फ आरसिम के डायमंड है, बल्कि अगर मैं कहूं तो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी कंपनियां, सबके बाप बने हुए हैं पावर। उस व्यक्ति में मेरा सौभाग्य कि उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, लेकिन उन्होंने प्लान दिखाया फिर भी मैं नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि मैं इंसान था, शायद समझना नहीं चाहता था, क्योंकि हम मैक्सिमम लोग समझना नहीं चाहते स्टार्टिंग में। और फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एक बात मेरी समझ में आई थी। हेलो, अभी क्योंकि मैंने काफी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया पहले ही आपको, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको मेरी बड़ी बड़ी बातें समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन जो मुझे समझ में आया था कम से कम वो जरूर समझ के चले जाना। यहां से बता दूं क्या समझ में आया। डेल कार्नेगी की एक किताब पढ़ी थी जब मैं स्टडी करता था, पढ़ता था। उस किताब के अंदर एक सेंटेंस था, उस सेंटेंस में लिखा हुआ था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। इसका हिंदी अनुवाद बनता है, यदि आप किसी काम को लेकर चिंतित, परेशान या दुखी है, तो उस काम में आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है, इसको सोच लो, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। तो मेरे सामने कभी भी कोई समस्या आती है तो मैं इस सेंटेंस को, ये मेरे दिमाग में घुसा हुआ है। कई बार होता है जब आप पढ़ते लिखते हो, आपके पापा जी ने, दादाजी ने, परदादा ने, या किसी ज्ञान वाले व्यक्ति ने, या किसी बुजुर्ग ने, या किसी टीचर ने कोई चीज बता दी, तो कोई एक आध बात ऐसी होती है जो हमारे को जिंदगी भर याद रहती है। या किसी किताब में कोई सेंटेंस पढ़ लिया, वो आपको याद रहता है, सारी चीजें याद नहीं रहती। तो ऐसे ये सेंटेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये मुझे याद है कि कभी भी परेशान हो तो ये सोचो ज्यादा नुकसान क्या होगा और उसे कंप्रोमाइज कर लो। तो मैं भी जब ये प्लान देख रहा था कि इधर की बजाय इधर से जुड़ जाओ और ये पैसा आपके पास वापस आएगा, उन्होंने यही प्लान दिखाया था और ये मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन फिर मैंने सोचा, देखता हूं अगर मैं जुड़ जाऊं तो मेरा नुकसान क्या हो सकता है, असेस अल्टीमेट लॉस। तो मैंने देखा कि वो कह रहा है कि इधर की से खरीदारी करने की बजाय इधर से खरीदारी करो बस। हेलो, पैसा आएगा। तो नुकसान क्या हो सकता है ये झूठ बोल रहा हूं, ये मेरे दिमाग में आया। और अगर ये झूठ बोल रहा हूं तो सीधी सी बात है कि मैं अगर इधर से सामान खरीदने लग जाऊंगा तो मेरा पैसा नहीं आएगा। तो दिमाग ने कहा आज से पहले कौन सा आ रहा था आज से पहले कौन सा आ रहा था, जब आज से पहले ही नहीं आ रहा था, आगे ना भी आया तो कौन सी तोप चल जाएंगे। हेलो, क्या नुकसान होता है। यानी कि जो मुझे समझ में आया था वो आया था कि इस सिस्टम में कम से कम नुकसान की कोई संभावना नहीं है, फायदे की इतनी गुंजाइश है कि आप सोच भी नहीं सकते। यू कांट इमेजिन। क्लियर।
बहुत पहले जब मुझे प्लान दिखाया यही चीज मेरी समझ में आई थी। और एक चीज और, मेरे हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही, मेरे क्या आपके भी हरियाणा ही हम लोग, हरियाणा के बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात कही है। कहा है कि बेटा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्गों ने कहा है। कभी सोचो कि सर क्या बोल रहे हो, हमारे सीनियर लोग भी है यहाँ पे। बुजुर्गों ने कहा कि बेटा, जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश है ना, कर देना चाहिए। और मेरे को यही समझ में आया कि सार्वजनिक सिस्टम में नुकसान की कोई संभावना नहीं है, फायदे की गुंजाइश है। और इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था, प्लान देख के ज्वाइन नहीं किया था। हेलो, कोई रॉयल्टी नहीं समझ में आई, कोई टेक्निकल नहीं समझ में आया, कोई गाड़ियां नहीं समझ में आई, कोई इनकम नहीं समझ में आई, कोई फ्यूचर नहीं समझ में आया। वैसे एक समझ में आया था कि नुकसान नहीं है भाई। हेलो, इसीलिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया था। और ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किया और आज ये विजय विरोधी आपके सामने स्टार सफाया है। हेलो, मैं आपको ये बता रहा हूं सर, स्कोप इतना बड़ा है इस 23-24 साल के अनुभव के बाद कि सर अभी ये बिजनेस हिंदुस्तान में शुरू भी नहीं हुआ, ये शुरू भी नहीं हुआ सही मायने में। और अभी इस लेवल पे भारत में आरसीएम ने रिकॉर्ड बना दिया। इतनी ज्यादा सक्सेस रेट किसी भी कंपनी, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। हर कंपनियों में 1, 2, 3, 4 मुश्किल से सक्सेस के एग्जांपल्स हैं, जानते हैं ना आप सब लोग। आरसीएम में लगभग 45 के आसपास तो कोर लीडर्स हैं, लगभग 25 के आसपास राइजिंग कोर लीडर्स हैं। हेलो, इसके अलावा कितने सारे रॉयल्टी चेवर, कितने सारे टेक्निकल चेवर, पूरी बाढ़ आई हुई है। इतना बढ़िया सिस्टम, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक का प्रोडक्ट रखने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और उसके बाद इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन रखने वाला, पूरे वर्ल्ड में टॉर्च लेके भी ढूंढोगे ना तो कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये हमारा आरसीएम है। मैं तो कहता हूं कि आरसीएम करना हर व्यक्ति की जरूरत नहीं, मजबूरी है, करना पड़ेगा। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है, आरसीएम का पहला उद्देश्य क्या जानते हैं आप सब लोग? इस पे लिखा हुआ क्या कहीं? ये रहा, आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। यस और नो? पहला उद्देश्य है, पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है कि आप स्वस्थ हो। मेरे को बताइए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो ये चाहता हो कि मेरे परिवार में बीमारियां हो, मेरा परिवार स्वस्थ ना रहे? कोई है क्या? किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार स्वस्थ हो, और हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा है। हेलो, लोगों को पता नहीं है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, आपको बताने वाला बनना है। तैयार है? यही तो काम। दूसरा उद्देश्य क्या हमारा? स्वावलंबन, आप स्वावलंबी बने, नए भारत का निर्माण और नारी सशक्तिकरण। ये चारों उद्देश्य इतने शानदार है, कोई कंपनी के उद्देश्य ऐसे नहीं होते। मैं तो बहुत गर्व से एक बात बोलता हूं कि हम ठीक है, हालांकि अभी बिजनेस शब्द हमने हटा दिया, हम बिजनेस नहीं बोलते, हमारा अभियान है ये वैसे सही में ही। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी संत हैं, चाहे भारत के हो साधु संत, उनके प्रवचन आप सुनोगे ना, अगर भक्त बन के नहीं सुनोगे, अंध भक्त बन के नहीं सुनोगे, दिमाग को कॉमन तरीके से आप सुनोगे, तो उसके पीछे छुपा हुआ बिजनेसमैन नजर आएगा आपको। ये सुनो, क्योंकि भक्ति में तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। आप किसी भी साधु संत को सुन लो, उसके पीछे छुपा हुआ बिजनेसमैन नजर आएगा आपको। लेकिन हमारे बाई प्रोफेशन बिजनेसमैन है टीसीजी। हेलो, सुनो, हर रोज आते हैं सुबह ऑनलाइन 6:30 बजे, हेलो, गुरुकुल के माध्यम से। इनको सुनोगे तो बिजनेसमैन के भेष में छुपा हुआ साधु नजर आएगा। ये ताकत है। यहां वो प्रोडक्ट कतई नहीं आ सकते जिन प्रोडक्ट से आपके परिवार का स्वास्थ्य खराब हो। आप एक प्रोडक्ट को जानते होंगे, मैं बिहार, बंगाल में, झारखंड में, इधर मेरा काफी अच्छा ग्रुप है, कई लोग हमारे भाई बंधु होंगे उधर के, आप इशारे से ही समझ जाएंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है शायद। यस, समझ गए ना? अब मेरे को एक बात बताइए, ये प्रोडक्ट अगर आरसी में आ जाए तो कैसा रहे? जिस दिन आ जाए ना, उसी दिन मेरी इनकम 5 लाख बढ़ जाएगी। सच तो है ये, यस और नो? लेकिन मुझे पता ये नहीं आएगा। यस, क्योंकि नुकसानदायक प्रोडक्ट।
बिहार में मेरे को एक भाई मिला, यूं बोला सर इतने प्रोडक्ट हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर रसोई से लेकर बाथरूम तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर से लेकर बाहर तक, एक प्रोडक्ट ये ले आओ, देखो रॉयल्टी तो यूं ले लेना मेरे से। मैं बोला भाई नहीं आएगा। हेलो, पंजाब में मैं गया, पंजाब में एक बंदा था पूरा, यूं बोला सर आप रॉयल्टी कर रहे हो, रॉयल्टी छोड़ो अगले ही महीने में टेक्निकल ले लेना। मैं बोला भी अगले महीने टेक्निकल तो आ ही नहीं सकता, 3 महीने तक मेंटेन करना पड़ता है स्टाफ। ना छोड़ो जी छोड़ो, मेंटेन छोड़ो जी, पहले ही महीने आप टेक्निकल ले लेना, बस एक प्रोडक्ट ले आओ। वो क्या पर हमें पता है ये नहीं आएंगे, ये सुनो समझ गया। तो आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, जैसा तो आपके पास इतना अच्छा मतलब एक उद्देश्य है, इस उद्देश्य पे हम लोग काम करते हैं। और बाहर मार्केट में इस हाल से बाहर जितने भी लोग बेहाल घूम रहे हैं, हेलो, वो सारे के सारे लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन बेचारों को पता नहीं है कि कैसे रहा जाए। वो सब लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, इन बिचौलियों के माध्यम से आते हैं, ये सुनो। और बिचौलियों के माध्यम से जो प्रोडक्ट आते हैं वो उनके डुप्लीकेट की गारंटी है, होगा ही होगा, आप बच ही नहीं सकते। हेलो, बच ही नहीं सकते। जो नए साथी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको, है कितने साथी हैं जो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया? मैं ऐसे हैं, हाथ खड़े कर सकते हैं, काफी लोग हैं। एक बार आएंगे सर, आप नजदीक में बैठे हो, बुरा नहीं माने, आओ एक बार प्लीज, जोरदार तालियां बजाएं सर, पहली बार आए। कौन आए आप? आपका नाम? हेमराज जी हैं, ज्वाइन नहीं किया आपने? इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। मान लेते हैं, हेमराज जी आप बताना, मान लेते हैं आप दुकानदार हो, मानना है हो नहीं हो मुझे नहीं पता, मानना है। मान लेते हैं आप दुकानदार हैं और ये भाई आपकी दुकान से सामान लेके जाता है और मैं हूं सप्लायर, मैं आपके पास आता हूं, मैं कहता हूं दुकानदार भाई चाय कौन सी बेचते हो? तो आप कहोगे जी यहाँ फरीदाबाद में तो टाटा से नीचे चाय पीते नहीं जी, ब्रांडेड लोग हैं। हेलो, ब्रांड के मारे हुए लोग हैं, टाटा मांगते हैं या ब्रुक बॉन्ड मांगते हैं, रेड लेवल मांगते हैं, जो भी कर ले। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उसमें कितना बचता है? मान लेते टाटा का, तो आप कहते हो जी उसमें मुझे 2 रुपए बचते हैं, और मैं बैग में से एक दूसरा टाटा का पैकेट निकाल के देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि ये पैकेट बेचो, 2 की जगह 7 रुपए बचेंगे। अब आप लोगे कि नहीं लोगे? हेलो, लेंगे, क्यों? क्योंकि मन में लड्डू फूटा। हेलो, अब मेरे को एक बात, और ये सच में ऐसा हो रहा है, ये दुकानदार वो लेगा, अब आप सब लोग इससे सामान खरीदते हैं, तो अब इसको तो 7 रुपए बच रहे हैं और आपके हाथ में आ गया डुप्लीकेट प्रोडक्ट, तो आपका क्या होगा कालिया? हेलो, आपका क्या कसूर था? और ऐसा हो रहा है। और कई लोग कहेंगे नहीं जी डुप्लीकेट, मैं कहता हूं डुप्लीकेट आजकल बनाना इतना आसान हो गया है, आप खुद जानते हो नोट तक नकली पकड़ना मुश्किल हो गया, प्रोडक्ट पकड़े जा सकते हैं। पहले है ना, रैपर देख के पहचान जाते थे, ये सुंदर है, ये ओरिजिनल है, ये बेकार है। हेलो, आजकल डुप्लीकेट के रैपर ओरिजिनल वाले से भी अच्छे होते हैं। प्रिंटिंग बहुत अच्छी होने लगी। दूसरी, कई लोग सोचेंगे नहीं जी हम खुशबू से पहचान जाएंगे, हम यूज करके पहचान जाएंगे, तो माफ करना सर, सच्चाई बताऊं, आज साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि ऐसी ऐसी चीजें डुप्लीकेट होने लगी कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपको डुप्लीकेट चीजें ओरिजिनल से ज्यादा अच्छी लगेंगी। आपके हाथ में अगर मैं जीरा दे दूं ओरिजिनल और एक हाथ में नकली जीरा दे दूं, तो क्या करोगे? उसको ज्यादा ज्यादा खा के देख लोगे, सुन के देख लोगे, हेलो, तो आप कहोगे ये ओरिजिनल है, जबकि वो नकली मिलेगा। अभी 84,000 किलो नकली जीरा पकड़ा गया दिल्ली में। कितना? 84,000 किलो, थोड़ा नहीं होता। अब आप सोचोगे यार जीरा नकली कैसे बन सकता है, वो तो एक बीज है। तो मैंने एक मशीन देखी, उस मशीन में इधर से झाड़ू घुसाओ, उधर से जीरा बाहर निकले। झाड़ू बुआरी, बांस वाली, मतलब आपको मशीन भी बना दिया मैंने। ऐसा होता है, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें नकली बनने लगी जो आप सोच भी नहीं सकते। बताइए अंडा नकली बन सकता है क्या? लेकिन बनता है। छोटे छोटे चावल नकली बन जाता है। लैक्मे की और ये बड़ी बड़ी कंपनियों की लिपस्टिक और कॉस्मेटिक छोटे छोटे इतने गंदे से कमरे में बनते हुए बहुत से वीडियो आ चुके हैं। हेलो,
अभी एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, जो कोका कोला और कोई पेप्सी वगैरह ये रूम में बनाने लग रहे। हेलो, मतलब ऐसी ऐसी ब्रांडेड कंपनियों के नकली प्रोडक्ट होता है। मैं कहता हूं आप कितने ही घोड़े खोल लो, आपका पहचान में ही नहीं आएगा। मैं गंदा एग्जांपल देता हूं, अगर आप में से कोई व्यक्ति, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है सर, और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हमें आरसीएम करना चाहिए। ठीक है, पैसा आता है वो बढ़िया बात है। हेलो, ठीक है, रॉयल्टी आती है वो बढ़िया बात है। पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हो सर, लेकिन जब आदमी बीमार होता है ना, तो सारी जिंदगी भर की कमाई कब चला जाती है पता नहीं चलता। हेलो, बड़े बड़े जमीन बिक जाती है, घर बिक जाते हैं सर। स्वास्थ्य इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सबसे ज्यादा महत्व रखती है आरसीएम में। इसीलिए हमें ना, मैं कहता हूं कि आरसीएम का प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा हो ना, तो भी लेना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल है। आज प्रॉब्लम पता क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप बैठ जाइए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वैसे आज माफी चाहते हैं, आप नए यार मेहमान है और आपको सीट नहीं मिल पाई, आप लेट आए होगे जरूर, अगली बार टाइम पे आना। चलो, हाँ जी, मैं आपको एक गंदा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप में से किसी को गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं उनको यहाँ बुला लूं, और मैं जयप्रकाश जी के कान में बोल दूं कि जब हर से बहुत बढ़िया दुकान है, मैं इनको बोल दूं बहुत अच्छी दुकान है यार, हफ्ते में आते हुए हमने गाजर का हलवा खाया, उससे बढ़िया गाजर का हलवा हमने आज तक देखा ही नहीं, और मैं वो लेके आऊं और उसके हाथ पे पट्टी बांध दूं, और मैं जयप्रकाश जी के कान में बोल दूं बाहर वहां एक गाय है, अभी ताजा ताजा किया है ना, और वो प्लेट में डाल के लेके आओ, और उसके ऊपर मैं गाजर के हलवे का फ्लेवर छिड़क दूं ना, वो इतना चाट चाट के खा जाएगा आदमी, और वो कहेगा इससे बढ़िया गाजर का हलवा मैंने आज तक नहीं खाया। ये हद है सर, ये होता है। हेलो, दैट इज द रियल। मैंने एक ऐड देखी, 2-3 एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा मैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। एक ऐड देखी मैंने, आपने भी देखी होगी। जनरली मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन एक दिन गलती से खुल गया था, बहुत पहले की बात है। एक खूबसूरत सी कन्या का हाथ आता है टीवी में, बाद में आता है, उससे पहले एक आम आता है। हेलो, पहले एक रसीला सा आम आता है, वो नीचे गिरता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बड़े स्लो मोशन में, और वो सारे टुकड़े बोतल में बंद हो जाते हैं। देखिए वो ऐड। उसके बाद एक सुंदर सी कन्या का हाथ आता है, उस बोतल को पकड़ता है, और स्लो मोशन में वो बोतल ऊपर लेके जाती है, और उस बोतल में से एक टपका उसके यहां पे गिरता है, सिर्फ एक टपका, और उस एक टपके के ताजा आम। मतलब बहुत शानदार ऐड है। और मैं है ना, मैं आम का बहुत शौकीन हूं, बहुत अच्छा लगता है मुझे आम, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ यार, ये बढ़िया है यार, अभी सीजन नहीं है, बोतल में अगर आम डाल दिया तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हाँ, वो कैटरीना, सही पहचाने आप, वो कैटरीना की ऐड है। और वो बोतल में खरीद लाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बाद में मैं ढूंढ रहा कि शायद इस बोतल पे कहीं लिखा होगा कि इसके अंदर कौन सा आम डला है। हेलो, जैसे अभी आरसीएम में भी एक स्क्रंच लॉन्च हुआ है अभी कल ही, जानते हैं आप लोग? हाँ, मैंगो स्कॉच लॉन्च हुआ है अभी आरसीएम में, उसमें आम डाला गया है अल्फेंजो। हेलो, उसमें ओरिजिनल डाला गया है। अब मैं भी देख रहा हूं कि इसके अंदर कौन सा डाला गया है। अल्फेंजो डाला गया है, लंगड़ा डाला गया है, चौसा डाला गया है, दशहरी डाला गया है, क्या है देखो तो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, नो एनी फ्रूट एंड फ्लावर इनसाइड दिस बोतल, टोटल फ्लेवर बेस। हेलो, और सुंदर सी कन्या का हाथ, और वो दिखा के। अब मेरे को एक बात बताइए, आप अपने घर पे ओरिजिनल आम लेके आओ, उसका जूस बनाओ, और एक गिलास में वो डालो, और एक में वो केमिकल वाला डालो, आपके बच्चे को कौन सा अच्छा लगेगा? सबको पता है, आपको पता है कि ओरिजिनल कौन सा है, ये सुनो। तो यही चीज है सर, ओरिजिनल चीजें हमें दरअसल अच्छी नहीं लगती। मैं ये नहीं कहता कि हमारी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन अगर बाई चांस आपको ना भी लगे ना सर, उसको इस्तेमाल करते हो। जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसीएम से।